गुरुकुलों की कुछ प्रासंगिकता जैसा हमारे विद्यार्थियों ने इन्होंने रखी, तो मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, अध्यक्ष महोदय, गुरुकुल के अध्यापक गण, ब्रह्मचारी गण और उपस्थित आर्य सज्जनों और माताओं, गुरुकुलों की प्रासंगिकता। इस पे विचार करूं उससे पहले देखें कि इस विषय की क्या प्रासंगिकता थी कि ये विषय रखा गया। प्रसंग होता है तो प्रासंगिकता बनती है। ऐसा क्या प्रसंग उपस्थित हो गया कि यहां शीर्षक दिया गया गुरुकुलों की प्रासंगिकता। ब्रह्मचारी रविशंकर जी कह रहे थे कि औरों की प्रासंगिकता का तो कोई चर्चा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका क्या प्रसंग है, क्या उपयोगिता है, ये हम सबको पता है। उन पे कोई चर्चा नहीं होती है। इसके लिए मंचों पे चर्चा नहीं होती कि कपड़ों की क्या प्रासंगिकता है, भोजन की क्या प्रासंगिकता है। जहां किसी चीज की कमी होती है, लोगों को प्रसंग पता नहीं लग रहा होता है, तो विचार उठता है कि गुरुकुलों की या किसी की प्रासंगिकता क्यों है। तो जिन्होंने ये विषय चुना, उनके मन में जरूर ये बात रही होगी कि लोगों के मन में गुरुकुलों का प्रसंग नहीं रहा, और वो ये चाहते हैं कि जनता में गुरुकुलों की प्रासंगिकता का बोध हो। देखिए, गुरुकुलों की प्रासंगिकता हमारे को तो समझाने की बात नहीं, विद्यार्थी भी समझते हैं और जनता के लिए भी, और आप लोग भी जो गुरुकुलों को, संस्था को आर्थिक सहयोग करते हैं, तो कुछ तो प्रासंगिकता आप समझ ही रहे हैं। गुरुकुलों को सहयोग धन से भी होता है और संतानों को दे करके भी होता है। और जब गुरुकुल चलाने वाले ये अनुभव करते हैं कि जितने विद्यार्थी गुरुकुलों में आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं, जितना धन गुरुकुल के लिए आना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, तो उनको बताना पड़ता है कि इसकी क्या प्रासंगिकता है। जब किसी वस्तु की बिक्री कम होती है तो विज्ञापन करते हैं, बताते हैं, उसके गुण बताते हैं कि देखो ये आपके लिए उपयोगी है, ऐसे उपयोगी है। ये बताना ही उसकी प्रासंगिकता है कि आपके लिए प्रासंगिक है, उपयोगी चीज है। गुरुकुल अभी जो चल रहे हैं वो अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। गुरुकुल के नाम से जो चलते हैं, एक वो गुरुकुल हैं जिनमें दिनचर्या कुछ है गुरुकुलों जैसी, बाकी पढ़ाई बिल्कुल आधुनिक होती है, राजस्थान बोर्ड या तो सीबीएसई, अपने अपने बोर्ड की। कुछ गुरुकुल ऐसे हैं जहां व्यवस्था भी गुरुकुल जैसी दिनचर्या है और संस्कृत की पढ़ाई चलती है, और वो किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से जोड़ करके वो परीक्षाएं प्रदान करते हैं, पाठ्य विधि बनी हुई है निर्धारित सरकार की तरफ से। और तीसरे प्रकार के गुरुकुल वो हैं जहां गुरुकुलीय पद्धति है, दिनचर्या है, और महर्षि दयानंद द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम, इसको आर्ष पद्धति कहते हैं, जिसमें ग्रंथों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, क्रमशः वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के अन्य व्याकरण, दर्शन, निरुक्त, उपनिषद, और आगे भी जाएं तो ब्राह्मण ग्रंथ और वेद, ये परंपराएं अलग अलग है। गुरुकुलों की प्रासंगिकता के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले गुरुकुल क्या है उसको देखना होता है। जब गुरुकुल शब्द का प्रयोग करते हैं तो दो अलग अलग दृष्टियों से हमें समझना चाहिए। कई बार बातचीत होती है कि गुरुकुल बहुत अच्छे हैं और दिनचर्या अच्छी है, ये है वो है। तो एक तो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली,
गुरुकुल पद्धति और एक है गुरुकुलीय शिक्षा अध्ययन। इन दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम गुरुकुल की प्रासंगिकता बोलते हैं, उसके गुणों को बताते हैं, तो कई बार गुरुकुलीय पद्धति की विशेषता बता रहे होते हैं और कई बार गुरुकुलों में जो पढ़ाया जाता है उसकी विशेषता बता रहे होते हैं। ये दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। गुरुकुलीय पद्धति क्या है? शिक्षा यानी जो पढ़ाया जाता है, संस्कृत है, व्याकरण है, दर्शन है, अथवा आधुनिक विषय भी कुछ हो सकते हैं। पद्धति का मतलब है कि बच्चा माता पिता से अलग होकर के, दूर होकर के अपने शिक्षक के पास में रहता है, किसी अलग परिसर में रहता है और सब बच्चों के साथ समान रूप से उठना बैठना खाना पीना समान रूप से रहता है। वो नहीं किसी भी संपन्न परिवार से आया हो, चाहे अशिक्षित परिवार से आया हो, चाहे शिक्षित परिवार से आया हो, किसी भी परिवार से आया हो। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का मूल यह है कि प्रत्येक बच्चे को, राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा समान रूप से मिलनी चाहिए। खान पान से लेके कपड़े लत्ते सब चीजें। तो जब हम गुरुकुलों की प्रासंगिकता देखते हैं और पद्धति की दृष्टि से देखें, तो पूरा सुबह से लेके रात तक का क्या खाना पीना और शिक्षा, ये सब हमें सोचना होगा। क्योंकि जैसे ही गुरुकुल की प्रशंसा करने लगते हैं तो कहते हैं कि ये जो पढ़ाया जाता है ये तो हमारे कुछ काम ही नहीं आता। देखिए, पढ़ा आप कुछ भी लें प्रसंग के अनुसार, पढ़ाना क्या हो, जीवन की पद्धति, उसकी प्रासंगिकता मनुष्य मात्र के लिए सदा एक जैसी रही है। खान पान का नियंत्रण, दिनचर्या का नियंत्रण, ये कोई सा भी युग हो, ये सदा सबके लिए आवश्यक है। जो कुछ भी पढ़ता हो वो पद्धति तो उसके लिए आवश्यक है। विद्यार्थी के लिए जो तपस्या है, जो संयम है, वो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से जो गुरुकुलीय पद्धति है वो सब जगह प्रासंगिक है और आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति उच्छृंखल बनेगा। तो जब गुरुकुल की प्रासंगिकता की बात आती है कि गुरुकुल से पढ़ के होगा क्या, क्योंकि आज जब भी हम बच्चे के लिए बात करते हैं तो पहली बात क्या देखते हैं, बच्चे को क्या पढ़ाना है, या बच्चे सोचते हैं मुझे ये पढ़ना है, तो क्या सोच करके पढ़ाई का चयन करते हैं। आगे क्या होगा मेरा, नौकरी कहां लगेगी, आय कैसे होगी, सम्मान कितना है, मुख्य रूप से धन पे केंद्रित होकर के सारी बात की जाती है। तो जब हम गुरुकुलों की प्रासंगिकता को देखते हैं तो प्रसंग क्या है इसके आधार पर हर व्यक्ति सोचता है। अब जिनका प्रसंग ही नौकरी हो, नौकरी ही लक्ष्य हो, धन ही लक्ष्य हो और उसी से ही जीवन की सारी सुख सुविधाएं जिनको दिखाई दे रही हो और इतना ही लक्ष्य हो, वो जब गुरुकुलों को देखते हैं तो कहते हैं कि गुरुकुलों की क्या प्रासंगिकता, कुछ भी नहीं है। और ये गुरुकुल जैसा ये आर्ष पद्धति का है, ये किसी संस्था, सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जितनी उपाधियां दी गई, आपने बहुत तालियां भी बजा दी। अब ये किसी भी नौकरी पे जाएं, कहीं जाएं, ये कागज के टुकड़े कुछ नहीं है, व्यर्थ है उनके लिए। इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है सरकारी दृष्टि से। तो जिनका प्रसंग ही नौकरी है वो तो कहेंगे कि गुरुकुल की क्या प्रासंगिकता है, होगा क्या, नौकरी थोड़ा ना लगेगी। गुरुकुल पद्धति खारिज, गुरुकुल शिक्षा खारिज, उनके लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। और जब ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बात करते हैं, तो जो गुरुकुल चलाने वाले हैं वो भी सोचते हैं, लोग आते हैं भाई गुरुकुल पे पढ़ेंगे, बोले जी डिग्री तो कुछ है नहीं, सरकारी तो कोई मान्यता है नहीं, नौकरी का क्या होगा, अपने बच्चे को लेके चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं। देखिए कितने थोड़े से बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में। उनको लगता है कि गुरुकुल की प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि जनता नहीं स्वीकार कर रही, नौकरी नहीं लग सकती है। तो यद्यपि नौकरी लगे, धन की क्या स्थिति हो, वो तो एक अगला विषय है, लेकिन जो नकारा जाता है गुरुकुल को, तो मुख्य रूप से इसलिए नकारा जाता है क्योंकि यहां पर वेतन नहीं है, नौकरी नहीं है। और इसका प्रभाव
प्रासंगिकता, लोगों का दबाव के कारण हमारे जो बहुत सारे गुरुकुल थे, 100 से अधिक गुरुकुल थे, वो धीरे धीरे परीक्षा पद्धति में बदल गए और संस्कृत शिक्षा को भी छोड़ करके सामान्य शिक्षा पद्धति, जो शिक्षा जो सामान्य चलती है वो चलाने लग गए। ये प्रासंगिकता को देखने का कारण है। जनता ऐसा चाहती है। अब जिनका ऐसा ही प्रसंग है उनको तो ये व्यर्थ लगेगा, लेकिन उनसे पूछा जाए कि जो आप बच्चे आपके अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं उनकी सबकी नौकरी लग जाती है क्या? हाँ, संभावना होती है बस। वहां भी हमारे बच्चे यदि योग्य होते हैं तो उनको नौकरी भी मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है, जीवन अच्छा रहता है। बच्चे में योग्यता तो होनी चाहिए। गुरुकुल के पढ़े हुए जिनको कोई सरकारी डिग्री नहीं है, उनमें कईयों को कहेंगे भाई ये तो देखो जीविका का क्या होगा। भाई अगर योग्य व्यक्ति है तो जीविका तो यहां पर भी उसकी ठीक तरह हो जाती है। योग्यता तो होनी चाहिए। हम ये अपेक्षा रखें कि गुरुकुल का हर विद्यार्थी बहुत योग्य बने, बहुत संपन्न बने, ये नहीं हो सकता। क्योंकि गुरुकुल में जो बच्चे आते हैं, आप लोग जो भेजते हैं, वो सब अधिक योग्य नहीं होते, कम योग्य भी होते हैं। यद्यपि उनका काफी विकास हो जाता है, लेकिन फिर भी जब वहां पर नहीं हो सकते तो यहां के बच्चों से हम क्यों अपेक्षा करें? नहीं तो अगर योग्य व्यक्ति है तो बिना सरकारी डिग्री के भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। और आज सब जानते हैं कि विद्वानों की, उपदेशकों की, शिक्षकों की, संस्कृत शिक्षकों की बहुत कमी है। तो जब जिस चीज की कमी हो तो उसकी प्रासंगिकता, उसकी महत्ता, आवश्यकता तो बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी प्रश्न खड़ा होता है कि गुरुकुलों की प्रासंगिकता क्यों है, क्या है? क्योंकि बच्चे कम हैं। आप लोगों के मन में गुरुकुल की प्रासंगिकता है या नहीं है? अगर मैं हाँ ना मैं पूछूं तो आप में से शायद अधिकांश हाथ खड़ा कर देंगे। प्रासंगिकता है गुरुकुल की? एक की आवाज सुनाई थी मेरे को, तो हाथ भी नहीं खड़ा हुआ। गुरुकुलों की प्रासंगिकता है या नहीं है? 25-30% का हुआ। और जोर लगाऊं और खड़ा करेंगे किसी को? और तीसरी बार सहारा चाहिए तो आप लोग धन देते हैं, इससे आपके मन में गुरुकुलों की प्रासंगिकता है कुछ? आपके मन में गुरुकुलों की प्रासंगिकता है, इसका प्रमाण आपके परिवार के बच्चे का, बच्ची का गुरुकुल में होना है। आप में से कुछ होंगे जिनके परिवार में के बच्चे गुरुकुलों में हैं, अधिकांश के नहीं होंगे। अपने परिवार के यानी अपने खुद के बच्चे, चलो वो नहीं है, जो भाई बहन है यानी चाचा चाची, जो एक कुनबा है पूरा, उसका कोई एक बच्चा, आपके कुल का, परिसर का, भुआ, मातृपक्ष, पितृपक्ष का कोई एक बच्चा, आपको गुरुकुल की प्रासंगिकता का बोध हो तो बच्चे यहां पर रहेंगे। ये इस बात को प्रमाणित करता है। यदि हमने अपने बच्चों को, पोतों को गुरुकुल में नहीं भेजा तो सीधा मतलब है हम गुरुकुलों की प्रासंगिकता नहीं समझते, और धन के आधार पर गुरुकुलों की प्रासंगिकता नहीं देखी जा सकती। प्रासंगिकता का प्रसंग जनता निर्धारित करेगी, क्योंकि प्रसंग उसका है। अगर हम महर्षि दयानंद पे विश्वास करते हैं, ऋषियों पर विश्वास करते हैं, यदि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, विशेष रूप से आर्ष शिक्षा पद्धति अप्रासंगिक होती तो महर्षि दयानंद उस शिक्षा पद्धति का उपदेश, निर्देश कभी नहीं करते। हम कहें कि ये अप्रासंगिक है, इसका सीधा मतलब है कि हम महर्षि दयानंद पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने अनावश्यक व्यर्थ चीज हमारे लिए उपदिष्ट कर दी। एक तरफ ऋषि पे श्रद्धा रखते हैं, एक तरफ उनकी बताई हुई बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते। वैदिक धर्मी आर्य समाजी महर्षि दयानंद को मानने वाला, तर्क में समझ में आए ना आए, आज के अनुसार, आज के युग में हमें प्रासंगिकता लगे ना लगे, लेकिन यह प्रश्न कभी नहीं खड़ा करेगा कि यह व्यर्थ है।
जब हम वेदों पे, दर्शनों पे उनकी बातें फैलाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, कौन रक्षा करेगा इसकी? इनकी व्याख्याएं कौन करेगा? इनको जीवंत कौन रखेगा? क्या केवल अलमारियों में पुस्तकें रखनी है? जिस ग्रंथ की, शास्त्र की जीवंत परंपरा ना हो पढ़ने पढ़ाने की, वो नहीं चलता। तो प्रासंगिकता, हर दयानंदी के मन में प्रासंगिकता तो होनी ही चाहिए। महर्षि ने लिखा है तो प्रासंगिक तो है। हमें देखना है कि हमारे लिए प्रासंगिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन वैदिक धर्म और पूरी ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा, ईश्वर की पूरी परंपरा, उसकी रक्षा करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जब हमारे अन्य बच्चे और नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, उनको पद प्रतिष्ठा मिलती है और गुरुकुल वालों को नहीं होती है, हमें जो महर्षि दयानंद को मानते हैं, ऋषियों को मानते हैं, उन्हें गुरुकुल की प्रासंगिकता पैदा करनी पड़ेगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि ये प्रासंगिक है। प्रासंगिक तो है ही, और बचेगा कैसे नहीं तो। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इसको प्रासंगिक बनाएं लोगों के सामने। आपके और बच्चे तो जो स्कूल विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको पता है कि कुछ नौकरी मिलेगी, धन होगा, व्यापार करेंगे। इनके लिए क्या होता है? जैसा कि रामदयाल जी कहते हैं, जी बाबा बन गया, कुछ भी नहीं है, आगे क्या होगा, बच्चे का क्या भविष्य होगा। तो कहते हैं परीक्षा पद्धति लगाओ, बच्चों के भविष्य पे ध्यान दो। परीक्षा पद्धति नहीं लगाई तो बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। हमारे इस तरह के वचन, इस तरह के कथन पढ़ने वालों के, पढ़ाने वालों के कितने भी मनोबल हो, समर्थन को कम करते हैं। आप धन देते हैं, आपका समर्थन हमें मिलता है। ये जितने बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुलों में जो आते हैं, इस तपश्चर्या में रहते हैं, ये सब बलिदानी भावना से युक्त होके आते हैं। कम या अधिक इनमें बलिदानी भावना होती ही है। और जो सच्चा आर्य समाजी है, उसमें भी बलिदानी भावना होती है। किसी न किसी स्तर पे वो कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, और आप में से भी अधिकांश बलिदानी भावना से युक्त होंगे, जो अपने अपने प्रसंग से कुछ न कुछ करें। आपसे अधिक अच्छी बलिदानी भावना इन बच्चों के अंदर भी रहती है, कुछ न कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, धन कितना भी हो, आप क्यों नहीं ये अपने बच्चों को आश्वस्त करें कि आप जाओ पढ़ने के लिए, आप पैसे की चिंता मत करो, आओगे आपके लिए रहेगा धन, ये आपके लिए खेती है, आपके लिए धन है। नौकरी लगे ना लगे, आपको पढ़ करके आना है। सीधा सा प्रश्न करते हैं कि जिससे क्या होगा, यानी गुरुकुल वाले ही नौकरी की व्यवस्था करें, उनकी अर्थव्यवस्था करें। भाई पढ़ा दिया, संस्थान है, निशुल्क व्यवस्था कर दी, आगे तक की व्यवस्था गुरुकुल वाले ही करके दें। आप क्या करेंगे गृहस्थी लोग? आप आश्वस्त कीजिए उनको, बच्चों को, कि तुम्हारे लिए ये इतने लाख रुपए हैं, ये तुम्हारे लिए अलग से है, कोई बात नहीं, तुम पढ़ करके आओ, तुम्हारे को ये मिलेगा। कहीं नौकरी नहीं भी मिली तो तुम्हारे आजीविका की कोई समस्या नहीं है। आप आश्वस्त कीजिए, आप उसको प्रासंगिक बनाइए। चलिए इतना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप लोग सम्मान तो दे सकते हैं। जब कोई किसी को सम्मान देता है, नमस्ते करता है, आदर देता है, तो ये कोई केवल सम्मान की चाह नहीं है, प्रसन्नता होती है सम्मान से। ये मनोबल बढ़ाता है दूसरा कि हमारे साथ में ये और लोग भी हैं। मनुस्मृति का एक प्रसंग है कि कोई रास्ते पे आ रहे हो तो किनको स्थान देना चाहिए। तो सामान्यतः हम पालन करते हैं, कोई अति वृद्ध आ रहा हो, रुग्ण आ रहा हो, छोटा बच्चा हो, किसी ने भार उठा रखा हो, वो आ रहा हो तो हम रास्ता देते हैं उसको। राजा आ रहा हो, अधिकारी आ रहा हो, हम स्थान देते हैं। एक सामान्य शिष्टाचार बताए। उसके आगे क्या लिखते हैं मनुस्मृतिकार कि यदि स्नातक और राजा आमने सामने हो तो कौन किसको स्थान दे जाने के लिए। जो स्थान देता है
वो दूसरे वाले का आदर करता है कि वो आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक तरफ हो जाता है, अभिवादन करता है, झुकता है, थोड़ा एक तरफ हो जाता है। तो मनुस्मृतिकार ने क्या कहा कि अगर स्नातक आ रहा हो गुरुकुल का पढ़ा हुआ तो राजा भी एक तरफ हो जाए, उसको स्थान दे। ये किस बात का प्रतीक है? कि उसके प्रति सम्मान का प्रतीक है, उसके सहयोग का प्रतीक है कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? वैदिक दृष्टि से देखें तो जो राजा है, क्या वो स्नातक नहीं रहा था? क्या वो बिना पढ़े राजा बन गया है? वैदिक परंपरा का राजा भी स्नातक होता है। महर्षि ने तो लिखा वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र विद्या का तो योग्य होना ही चाहिए, वेद भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो राजा भी, वैदिक राजा भी स्नातक ही होता है, लेकिन फिर भी, और पद पर भी है, समाज की सेवा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी क्यों ये आदर्श रखा गया? ये क्यों निर्देश है कि एक स्नातक आ रहा हो तो राजा भी एक तरफ हो जाए? ये तपस्या करके आ रहा है, ये तपस्या कर रहा है। अध्ययन करना, गुरु के पास रह के नियमों में चलना, अनुशासन में चलना, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, उनका तो अपना पुण्य बन ही रहा है, वो अपने आप में संतुष्ट है। जनता करे या ना करे, वो जितना भी खाए पिए, जैसी भी स्थिति में रहे, उसको संतुष्टि है, क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास है कि ये मैं कर रहा हूं तो ये पुण्य कर्म कर रहा हूं। और आज के अभावग्रस्त स्थिति में, जबकि विद्वान नहीं है और उसमें भी जो कोई कर रहा है, विपरीत स्थितियों में भी कर रहा है, वो तो और अधिक पुण्य का भागी है, उसको अपने आप में है। लेकिन यदि हम ऐसा व्यवहार गुरुकुल के बच्चे के प्रति भी, ठीक है वो अभी स्नातक नहीं हुआ, लेकिन स्नातक बनने की प्रक्रिया में तो है, जनता का समर्थन चाहिए। आप धन देते हैं, अच्छी बात है, आप अगर उनको मान देते हैं, वो आ रहे हो तो उनको स्थान देते हैं, उनको अच्छी तरह बैठाते हैं, वो आते हैं तो आप खड़े होते हैं, अपने से अच्छे स्थान पर बैठाते हैं, अपने से पहले खिलाते हैं। ये केवल इसलिए नहीं है कि वो सम्मान के भूखे हैं या उनको भोजन अधिक अच्छा चाहिए, वो कोई राजकुमारों की तरह रहना चाहते हैं। ये व्यवस्था क्यों की गई है? कि जनता इस बात को समझे। ऐसा व्यवहार जब देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, तो लगेगा नहीं ये चीज कोई प्रासंगिक बात है, उसकी तरफ झुकाव होगा। पर हमारे यहां गुरुकुलों में, हमारा भी अपना दोष है, गुरुकुल वालों का भी, कि गुरुकुल के बच्चों से हम सेवक की तरह काम लें, उसको एक मजदूर की तरह समझें। गुरुकुल के अधिकारी एक ब्रह्मचारी को यह सोचें कि हम इनको रोटी दे रहे हैं, हमने इनकी व्यवस्था कर रही है, तो जो मैं कहूं वो ये करें, जब जो मैं आदेश दूं उसका इनको पालन करना चाहिए, मेरी ये सेवा करनी चाहिए, मेरे लिए ये काम करना चाहिए। जो ये अपेक्षा रखते हैं वो गुरुकुल की प्रासंगिकता को नहीं समझते। प्रासंगिकता तो हमें पैदा करनी पड़ेगी, उसका प्रसंग हमें बनाना पड़ेगा। धन भी दीजिए और मान सम्मान भी दीजिए, धन नहीं भी दें, लेकिन आपका हमारा व्यवहार उन गुरुकुल के स्नातकों के प्रति, बच्चों के प्रति ये होना चाहिए, हम आदर से उनको देखें, ये रक्षा करने वाले हैं। अगर हम उनसे गलत ढंग से व्यवहार करेंगे, कोई पूछ ही नहीं है, वो खड़े हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं है, आप भी चलते हैं, ब्रह्मचारी आ रहे हैं थोड़े एक तरफ हो गए, नहीं ब्रह्मचारी आ रहा है, गुरुकुल का ब्रह्मचारी आ रहा है, वेद का पढ़ने वाला, दर्शन का पढ़ने वाला, व्याकरण का पढ़ने वाला, ये आदर प्रकट होता है, ये आपकी तरफ से सहयोग है और ये मनोबल प्रदान करता है। इस समाज में डिगने वाले तो बहुत हैं, समाज का आकर्षण और विपरीत स्थिति ऐसी है कि पढ़ते पढ़ते बच्चे उधर चले जाते हैं। तो आप लोग प्रासंगिकता तो माननी ही पड़ेगी, महर्षि ने कहा, अगर आप अपने को महर्षि दयानंद का मानते हैं तो। और अपने बच्चे नहीं दे सकते तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके प्रति उसी तरह का मान सम्मान देते हुए आप समर्थन दीजिए उनको। आप जब मान सम्मान देंगे तो उनको समर्थन मिलेगा। अंदर द्वंद्व सबके रहते हैं, अगर आपका सहयोग, आपका मान सम्मान, समर्थन मिलता है तो बच्चा अपने मन में दृढ़ होता है, नहीं मैं ठीक चल रहा हूं, देखो ये भी मेरा समर्थन कर रहे हैं, मनोबल बढ़ता है। तो गुरुकुलों की प्रासंगिकता हम आपको नहीं कि आपको बताएं सिखाएं, आपको पैदा करनी है, आपको पैदा करनी ही चाहिए गुरुकुलों की प्रासंगिकता। तो समय समाप्त हो रहा है, मैं
गुरुकुल के विद्यार्थियों का जो यहां पढ़े, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। गुरुकुलों की शोभा है। गुरुकुलों की प्रासंगिकता मेरे जैसे को तब लगेगी जब बच्चे अधिक आए, पढ़ें। कुछ अधिकारियों को भी ये लगेगी, और कुछ अधिकारियों को गुरुकुल की प्रासंगिकता इतने से भी हो जाएगी कि आप धन दें, और जितना धन गुरुकुल पे खर्च होता है उससे अधिक धन अगर आप देंगे तो अधिकारी पूर्ण संतुष्ट होंगे, हाँ गुरुकुल प्रासंगिक है। जिसकी जो दृष्टि होगी उसको उसी तरह गुरुकुल प्रसंग लगेगा। गुरुकुल चलाओ, गौशाला चलाओ, खूब धन आता है तो कहा ये प्रासंगिक है। नहीं, ये सब पढ़ना मुक्ति के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए, न्याय संगतता के लिए यह है। और उसको जो व्यक्ति ध्यान में रखेगा उसको और कोई प्रासंगिकता बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सबका सहयोग समर्थन गुरुकुलों के लिए आवश्यक है। गिने चुने गुरुकुल बचे। आप लोग अगर प्रासंगिक बना के रखेंगे तो और चलते रहेंगे, नहीं तो 10-20 साल बाद में कहेंगे अब तो गुरुकुल बचे ही नहीं है, चर्चा भी क्या करनी है कि गुरुकुल प्रासंगिक हैं या नहीं है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।